हेलो, मैं विदिता शर्मा। आज के लेक्चर से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम टारगेट करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस के ऑप्शनल पेपर मैथमेटिक्स का। तो हमको पता है यूपीएससी तीन लेवल पे मेनली कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले उसका प्रीलिम्स होता है, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है उसको मेंस देना पड़ता है, एंड जो मेंस क्लियर करता है उसको पर्सनल इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ता है। तो जो मेंस होता है वो कैसा होता है, आपका ऑप्शनल नहीं होता, डिस्क्रिप्टिव होता है। मतलब उसमें आपको लैंग्वेज वाइज आंसर लिखने पड़ते हैं, ठीक है। और उस मेंस में काफ़ी सारे पेपर्स होते हैं जिनमें से आपके दो पेपर किसके होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के होते हैं। तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करेंगे। हर ही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के दो पेपर कंडक्ट किए जाते हैं जिनका नाम पेपर 1 एंड पेपर 2 दिया गया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पैटर्न ऑफ द एग्जाम की बात कर लेते हैं, देन स्टार्ट करेंगे सीरीज को। तो पैटर्न ऑफ अ एग्जाम की बात करें तो बाकी सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब कुछ ठीक है, बट ऑप्शनल पेपर में दो पेपर कंडक्ट करते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ईच पेपर इज ऑफ 150 मार्क्स, सॉरी 250 मार्क्स। तो 250 मार्क्स के दोनों ही पेपर इंडिविजुअली होते हैं। पेपर 1 भी 250 मार्क्स का होता है एंड पेपर 2 भी 250 मार्क्स का होता है। अब जो क्वेश्चन पेपर आता है उसके अंदर क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ कितने क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 8 क्वेश्चंस। तो इन टोटल 8 क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखने मिलेंगे, और ईच पेपर 1 में भी एंड पेपर 2 में भी, ठीक है। अब 8 क्वेश्चन में से हमको अटेम्प्ट करने होते हैं, अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन 5, मतलब 5 क्वेश्चंस हमको इन टोटल अटेम्प्ट करने होते हैं पूरे ही पेपर में। जैसे पेपर 1 की बात करें तो 8 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 5 अटेम्प्ट करने होंगे, पेपर 2 में भी सेम प्रोसेस। अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप कोई भी 5 नहीं यूज कर सकते। तो आता पेपर कैसे है, दो सेक्शन में पेपर आता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। दोनों ही सेक्शन में 1 2 3 4 4 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं एंड 4 क्वेश्चन सेक्शन बी में भी होते हैं। तो इन टोटल 8 क्वेश्चन आ गए जिसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 5 किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, क्या रिस्ट्रिक्शन है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ ईच सेक्शन इज कंपल्सरी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 सेक्शन ए का कंपल्सरी होगा, क्वेश्चन 1 ऑफ सेक्शन बी भी आपका कंपल्सरी क्वेश्चन होगा। ये आपका पेपर में जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वहां पे गिवन होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ऐसा करके आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन कर लिए। तो 2 क्वेश्चन आपके कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं, बचे 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो एक और रिस्ट्रिक्शन है, बचे 3 क्वेश्चन में आप रिमेनिंग 3 कोई भी नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि आप सेक्शन ए के ही तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रिमेनिंग एंड आपका काम हो गया, ऐसा नहीं। अब आपको करना क्या होता है, ईच मतलब आपको इन 3 को ऐसा करना है कि एक क्वेश्चन तो आपको इस 3 में से एक क्वेश्चन ए सेक्शन से अटेम्प्ट करना है, और इस 3 में से एक क्वेश्चन आपको बी सेक्शन से अटेम्प्ट करना है। और बचा एक क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, ए से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड बी से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से करेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से करेंगे, और जो रिमेनिंग 1 क्वेश्चन है वो तो या तो आप ए से कर सकते हैं या तो आप बी से कर। ऐसा करके आप टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं इस 8 क्वेश्चन के पेपर में, ठीक है। यही सेम सिनेरियो पेपर नंबर 2 में भी होता है, तो यही सेम चीज वहां होती है। टोटल 250 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मार्क्स है वो कैसा होता है, कुछ क्वेश्चन आपको 10 मार्कर देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको 15 मार्कर एंड कुछ क्वेश्चन 20 मार्क। तो ये 3 मार्कर क्वेश्चन, मतलब ये 3 टाइप से मार्क करे जाते हैं क्वेश्चंस को, जो 8 क्वेश्चन आपको दिए हैं। जनरली 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है वो जनरली कैसा होता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड होगा वो ऐसा नहीं होगा जैसे बोर्ड एग्जाम में होता था कि आपको एक क्वेश्चन पेपर दे दिया, एक आंसर शीट दे दी एंड बोला कि लिख लीजिए। नहीं, यहाँ पे आपको आंसर बुकलेट मिलेगी, मतलब आपको एक बुकलेट मिलेगी जिसमें क्वेश्चन भी दिया होगा और आंसर के लिए कुछ स्पेस आपको दी होगी। अब 10 मार्कर क्वेश्चन में जनरली वो 2 पेज देता है अटेम्प्ट करने के लिए।
15 मार्क्स क्वेश्चन में वो जनरली 3 पेजेस देते हैं एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन 20 मार्क्स क्वेश्चन में वो जनरली 4 पेजेस देते हैं टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अब यहाँ पे ट्रिक पार्ट ये भी हो जाता है कि अगर मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन किया और वो गलत हो गया और पेजेस भी खत्म हो गए, तो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे, कोई एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइड नहीं होती जहाँ पे आप बचा हुआ आंसर लिख सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी प्रैक्टिस करनी कि हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, एक बार जो हमने लिख लिया है वो गलत नहीं होना चाहिए, इतना थॉट प्रोसेस हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो कि एग्जाम या फिर आप कोई भी सिलेबस टच करते हैं उससे पहले पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन कहाँ से और कैसे आते हैं, कैसे हमको आंसर अटेम्प्ट। अब इसमें एक ट्रिक पार्ट और लास्ट बचा है कि जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक सिंगल लाइन क्वेश्चन ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड डिपेंड कि कितने पार्ट दे रहा है, जनरली 4 या 5 पार्ट उसमें एक क्वेश्चन के अंदर होते ही होते हैं। तो ये जो 5 क्वेश्चन है इनके अंदर मान के चलिए मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ईच क्वेश्चन के 5 पार्ट ईच क्वेश्चन के अंदर होंगे ही होंगे, लगभग 5, किसी में 4 किसी में 3 भी दे देता है, बट द मैक्सिमम काउंटिंग 5 क्वेश्चन एक 5 पार्ट एक क्वेश्चन के अंदर होते हैं। अब ये जो 5 पार्ट्स है इसमें एनालिसिस ये है कि पहले तो ऐसा होता था कि ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 लेट से कि आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉप, तो सारे ही जो 5 पार्ट आ रहे हैं या 4 या 3 जितने भी पार्ट हैं इस क्वेश्चन के वो सब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। बट अब ये वाला सिनेरियो खत्म हो गया है, तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन 1 का ए वाला जो पार्ट है वो आपका कॉम्प्लेक्स से आ रहा है, सेकेंड पार्ट आपका एल्जेब्रा से आ रहा है एंड जो थर्ड पार्ट आ रहा है वो आपका रियल एनालिसिस से आ रहा है एंड मे बी फोर्थ पार्ट आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से आ रहा है। तो ऐसा मिक्स मैचिंग हो सकती है आपके पार्ट्स के अंदर, कोई भी एक क्वेश्चन के पार्ट्स के अंदर मिक्स मैचिंग हो सकती है। अब जनरली जो कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं वो 10 मार्क्स के होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, 1 या 2 पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो है यहाँ पे कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है, कितने मार्क्स का होता है एंड ऑल। ठीक है, तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें की क्लैरिटी आ गई होगी। अब 2 पेपर होते हैं, तो पेपर में जो सिलेबस है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ईच पेपर के अंदर 6 टॉपिक दिए हुए हैं, तो पेपर 1 के अंदर पहला टॉपिक लीनियर अलजेब्रा है, सेकेंड वन इज कैलकुलस, थर्ड वन इज एनालिटिक ज्योमेट्री, fourth one is ordinary differential equation, fifth one is dynamic statics and sixth one is vector analysis। तो ये 6 टॉपिक हैं जो कि पेपर नंबर 1 के अंदर आ रहे हैं एंड पेपर नंबर 2 में आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सिक्स्थ वन इज न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो ऐसे करके आपको 6 टॉपिक्स में ये पूरा सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट है, पेपर 1 पेपर 2, तो इन टोटल 12 टॉपिक्स है। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, बट एक साथ तो कवर करना पॉसिबल है नहीं, तो हम अभी जो अपना स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं विद द टॉपिक अलजेब्रा। ठीक है, तो जनरली ऑप्शनल पेपर कितने लोग, किस टाइप के लोग या कौन सी एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग ऑप्ट करते हैं, या तो वो इंजीनियरिंग के होंगे बच्चे या तो फिर वो कोर मैथमेटिक्स, उनने एमएससी बीएससी में मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, इस टाइप के स्टूडेंट्स जनरली मैथमेटिक्स को ऑप्ट करते हैं एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ टॉपिक्स तो आपके ऐसे होते हैं जो आपने इंजीनियरिंग, मतलब मैक्सिमम इंजीनियरिंग स्टूडेंट का रेशियो जाता है कंपेयर टू द कोर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। तो मैं इंजीनियरिंग के बेसिस पे बता रही हूँ क्योंकि जो कोर मैथमेटिक्स स्टूडेंट है उसके लिए सारा ही सिलेबस क्या है उसने अपनी एमएससी क्लास में पढ़ा होगा, अदर देन दिस डायनेमिक स्टैटिक्स एंड यहाँ पे एक टॉपिक आएगा डायनेमिक स्टैटिक्स। ठीक है, एंड ये मैकेनिक्स एंड फ्लूइड, ये मेरा रह गया था, तो इसमें 7 टॉपिक्स हैं आपके पेपर नंबर 2 में। तो ये 2 टॉपिक थोड़े बहुत लिटिल बिट रिलेटेड टू फिजिक्स, जो कि मैथ्स के ही टॉपिक है, बट हर यूनिवर्सिटी में इतनी ईजिली नहीं पढ़ाए जाते हैं, ऑप्शनल्स होते हैं।
तो इस कारण से इसमें थोड़ा सा उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है, अदरवाइज कोर स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं उनके लिए ये सब ईजी है। तो इंजीनियरिंग की बात करें तो लीनियर अलजेब्रा के कुछ टॉपिक, कैलकुलस के कुछ टॉपिक, ज्योमेट्री तो मैं नहीं बोलूँगी बट फिर भी वो ईजिली अटेम्प्ट कर पाते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ टॉपिक, आपके वेक्टर एनालिसिस के कुछ टॉपिक्स, एंड देन लास्ट आपका लीनियर अलजेब्रा लीनियर प्रोग्रामिंग एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपने थोड़ा थोड़ा कुछ टॉपिक्स आपने अपनी इंजीनियरिंग क्लासेस में पढ़े होंगे। एंड दिस न्यूमेरिकल एनालिसिस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये भी कुछ ब्रांचेस में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इतना टॉपिक तो आपने टच किया होगा पहले भी अपने ग्रेजुएशन लेवल पे, तो इस सब को करने के लिए आपको कोई भी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं लगेगी, बस प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे मैंने अलजेब्रा ही क्यों चूज किया स्टार्टिंग में, बिकॉज अलजेब्रा, लीनियर एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये थोड़े थियोरेटिकल होते हैं, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम होते हैं, तो ये सब अटेम्प्ट करने में स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टी आती है और इतनी ईजिली वो अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड नहीं कर पाते इन टॉपिक्स में। एंड जो अलजेब्रा टॉपिक है वो आपको पेपर 2 के ऑप्शनल क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाता है, तो हम इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जा सकते बिकॉज कि ऑप्शनल में आ रहा है, भले ही 10 मार्क्स का आ रहा है बट 10 मार्क्स का कुछ तो वेटेज है और वो हमारा खराब हो जाएगा। और एक ही पेपर में ऐसा नहीं है कि कंपलसरी क्वेश्चन में आ गया तो हमको आगे कोई क्वेश्चन में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस के अंदर भी पार्ट्स होते हैं, तो और पार्ट्स कोई दूसरे क्वेश्चन के पार्ट में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इन एंड ऑल आपको ये 25 मार्क्स टू 30 मार्क्स तक का वेटेज रखता है आपके पेपर में, तो इम्पॉर्टेंट है। हम समझेंगे सब कुछ बट जो इम्पॉर्टेंट है उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर तो अलजेब्रा में क्या क्या टॉपिक है वो समझ लेते हैं। अलजेब्रा 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक होता है ग्रुप थ्योरी एंड द सेकंड वन इज रिंग थ्योरी। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी में होता है आपका ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, कोसेट, लैग्रांजेस थ्योरम, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वोशिएंट ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप, बेसिक आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, परम्यूटेशन ग्रुप एंड कैलेस थ्योरम। तो ये सब आपके ग्रुप थ्योरी के टॉपिक है। एंड द रिंग थ्योरी के टॉपिक है रिंग, सब रिंग, आइडियल, होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग, इंटीग्रल डोमेन, प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, फील्ड, क्वोशिएंट फील्ड। तो ये सारे टॉपिक आपके कहाँ के हैं, रिंग थ्योरी के हैं। तो ये 2 पार्ट में है। अभी हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी से, फिर देन रिंग थ्योरी में जाएंगे। बोथ आर क्वाइट इंटर रिलेटेड, तो आपने ग्रुप समझ लिया तो आपके लिए फील्ड ईजी हो जाएगा। बट जो हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें अगर हम बात करते हैं तो द वन इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप के काफी सारे आपको क्वेश्चन पीवाईक्यू में देखने को मिलेंगे। तो होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द ग्रुप पार्ट, मतलब ग्रुप वाले सेक्शन से होमोमॉर्फिज्म ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड द सेकंड रिमेनिंग जो लास्ट की पीआईडी, फील्ड और पॉलिनोमियल रिंग, ये सारी बातें जो है रिंग थ्योरी की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी पीवाईक्यू आपका इससे भरा पड़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं। तो जल्दी जल्दी ग्रुप कवर करेंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिंग तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ग्रुप। ग्रुप समझने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं। बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसे ऑपरेशन जिसमें 2 नंबर्स या 2 डिजिट, 2 वैल्यूज को हम ऑपरेट कर पाए, बिकॉज बाइनरी मतलब 2 होता है। तो जैसे कि आपने प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये सब देखे होंगे, ये जो स्टैंडर्ड जनरल होते हैं। इसके अलावा भी और दूसरे ऑपरेशन होते हैं, लेट्स से A star B, where B is some binary operation is such that कि A to the power B। अब ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब ये हो कैसे रहा है, लेट्स से A is 1 and B is 2, तो that means this is equal to, according this definition, this is equal to 1 to the power 2। ठीक है, क्योंकि A की पावर हमको 2 लिखनी है, B लिखनी है, तो 1 to the power 2।
तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है अदर देन सम स्टैंडर्ड बाइनरी ऑपरेशन। ऐसा भी आपको डिफाइन कर सकता है, लेट्स से स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, देन ए स्टार बी इज इक्वल टू में ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी। तो दिस इज ऑल्सो अ बाइनरी ऑपरेशन बिकॉज दो नंबर्स ही ऑपरेट हो रहे हैं इसके अंदर और ऑपरेट होके ये आंसर हमको दे रहे हैं। तो दीज आर द बाइनरी ऑपरेशन। नाउ नेक्स्ट इज एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई नॉन एम्प्टी सेट, एनी नॉन एम्प्टी सेट। अब ये जो सिंबल है ये नॉन एम्प्टी का है, यहाँ पे सिंबल्स का बहुत खेल है, आप धीरे धीरे सिंबल्स को अंडरस्टैंड करना। देखिए नॉट इक्वल टू लिखा है एंड 5 डिनोट्स एम्प्टी, एंड ये लिखा है नॉट इक्वल टू एम्प्टी, दैट मीन द सेट इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे, इस नोटेशन को ध्यान रखेंगे, आगे फ्यूचर में बहुत आएगा ये। ठीक है, तो सेट इज नॉन एम्प्टी, तो अ सेट इज नॉन एम्प्टी and it combined with some binary operation which is one or more than one binary operation, तो उस स्ट्रक्चर को हम algebraic स्ट्रक्चर बोलने लगते हैं। तो ग्रुप इज ए algebraic स्ट्रक्चर बिकॉज ग्रुप कैसे बनता है हमारा, G which is some non-empty set and denoted by G star, where G star is some binary operation satisfying some property is known as group। तो कुछ प्रॉपर्टी इस ऑपरेशन के साथ एक नॉन एम्प्टी सेट होल्ड करता है तो हम उसको ग्रुप बोलते हैं। ऐसे आपने बूलियन अलजेब्रा भी पढ़ा होगा, हम रिंग थ्योरी पढ़ेंगे, तो ऑल दीज आर एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बिकॉज इसमें एक नॉन एम्प्टी सेट कोई ना कोई ऑपरेशन से इन्वॉल्व होता है। तो ये बेसिक था। देन इसके बाद हम आ जाते हैं हमारी ग्रुप की तरफ। तो ग्रुप में जाने से पहले एक होती है डेफिनेशन ग्रुपॉइड की। ग्रुपॉइड क्या होता है, ग्रुपॉइड क्या होगा, अगर आपके पास एक सेट है जी नाम का, ठीक है ना, और विथ बाइनरी ऑपरेशन, विथ बाइनरी ऑपरेशन लेट्स से स्टार इज said to be groupoid if ये कैसा हो, closed हो with respect to the given binary operation, that means for every AB belongs to G, A star B must belongs to G। अब ये सिंबल्स को आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, बाकी सारी चीजें बेसिक हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुपॉइड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर ग्रुपॉइड विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन बाइनरी ऑपरेशन, कुछ बाइनरी ऑपरेशन आपको दे देगा। तो इसका मतलब क्या होता है, फॉर एवरी, मैं अभी फर्स्ट टाइम बता रही हूँ, नेक्स्ट हम ये इसको फ्यूचर में तीनों टॉपिक में, रियल एनालिसिस में भी, आपका एल्जेब्रा में भी एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तीनों ही टॉपिक में सिंबल्स को यूज करने वाले हैं, तो इनको बाय हार्ट कर लीजिएगा। हम ऐसे उल्टा वी, ये वी बना के, मतलब वी नॉर्मल वी बना के बीच से कट करते हैं, दिस इज अ सिंबल फॉर एवरी या ईच। तो जितने भी, और ये जो सिंबल बना हुआ है ऐसे ई टाइप का, दिस सिंबल्स डिनोट बिलोंग। ठीक है, तो सेट है तो मतलब एक घर है, एक तरीके से घर के अंदर हम बिलोंग करें। हम बोलते हैं ना वी आर बिलोंग टू द उत्तर प्रदेश, या वी आर बिलोंग टू सम स्टेट या कोई सिटी, तो बिलोंग करें मतलब हम उस सिटी के अंदर हैं। तो दैट मीन्स ये जो जी है वो एक सिटी है, इस सिटी के अंदर ए और बी हैं, तो बिलोंग मतलब ए बी जी के अंदर है। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ। फिर इसके बाद क्लोजनेस, तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। हम आगे भी समझेंगे इसको और, तो आपको धीरे धीरे और क्लैरिटी आ जाएगी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर मतलब क्या है, क्लोज होना। इसका मतलब अगर आप कोई दो नंबर्स ले रहे हैं किसी एक सेट के अंदर से, तो उसका आंसर भी उसी सेट के अंदर आएगा। तो आपने ए भी लिया जो कि जी के अंदर था, तो हम ये इम्प्लाइज, दिस सिंबल इज एम्प्लाइज। एम्प्लाइज का मतलब, एम्प्लाई या एम्प्लाइज का मतलब होता है कि ऐसा होगा, तो ऐसा होना इज मैंडेटरी। ठीक है, लेट्स से एग्जाम्पल के लिए, अगर आप यूपीएससी में अपीयर हो रहे हैं,
दैट मीन्स कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। दैट इज द मैंडेटरी कंडीशन टू अपीयर फॉर द एग्जाम यूपीएससी, कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, क्योंकि उसकी असेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो अगर ए भी बी के अंदर होते हैं तो ए स्टार बी मतलब ए ऑपरेट होने के बाद बी से भी जो आंसर आ रहा है शुड बिलोंग्स टू द ग्रुप जी। कभी ऐसा होता है कि बिलोंग करेंगे, कभी ऐसा होता है कि बिलोंग नहीं करेंगे, बट क्लोजर प्रॉपर्टी होने के लिए इसको हमेशा बिलोंग करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, set of a natural number with respect to the binary operation addition। तो कोई भी दो नंबर नेचुरल नंबर ले लीजिए, 2, 3 या एनी कोई भी, फॉर एवरी का मतलब कोई भी, एक भी नंबर ऐसा नहीं मिलना चाहिए नेचुरल नंबर का जो ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने 2, 3 लिया है। अगर आप इसको गहराई में सोचें तो कोई भी नंबर अगर आप 2, 3 या कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं और उसका प्लस करते हैं तो वो क्या आएगा, 5 आएगा, तो वो क्या आएगा, हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। इमेजिन करके देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो नेचुरल नंबर का प्लस नेचुरल नंबर ना हो। कभी भी जीरो नहीं आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, कभी भी फ्रैक्शन नहीं आएगा, बिकॉज नेचुरल नंबर का सम नेचुरल नंबर होता है। तो ये जो सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर है प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर का विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन माइनस। तो सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में क्या नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो आप खुद सोचिए एक बार वीडियो पॉज करके, बट ये नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, तो हमको एक ना एक पेयर ऑफ नंबर्स नेचुरल नंबर लेने पड़ेंगे सच डैट उनका ऑपरेशन क्या हो, नेचुरल नंबर ना हो। तो लेट्स से कि 3 and 2 आर अगेन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, बट हमको पता है कि 2 - 3 हम करते हैं तो इट्स -1, जो कि नेगेटिव नंबर है और वो नेचुरल नंबर के सेट के अंदर नहीं आता है। अब अगेन मैंने एक नया सिंबल बनाया है, तो जब भी मैं कोई नया सिंबल बना रही हूँ इंट्रोड्यूस कर दूंगी, बट नेक्स्ट टाइम के लिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, बिलोंग नहीं करना। इसका मतलब क्या था, बिलोंग, ठीक है, बिलोंग है ना। और हमने क्या किया, इसको कट कर दिया, कट करने के बाद का मतलब हो गया नॉट बिलोंग। तो जो -1 है वो सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड या इट्स नॉट सेटिस्फाइड द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आई बात समझ में। तो जो सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन इज ग्रुपॉइड, वेयर एज the set of a natural number with respect to the binary operation subtraction is not groupoid। आई बात समझ में। तो होपफुली आपको ग्रुपॉइड पूरे अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझ लिया है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अ सेट विच सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी इज नोन एज ग्रुपॉइड। क्लियर। नाउ ग्रुपॉइड के बाद आता है सेमी ग्रुप, ठीक है। अब सेमी ग्रुप क्या होता है, तो सेमी ग्रुप लेट्स से कि G इज अ ग्रुपॉइड। तो G आपका क्या है, ग्रुपॉइड है, और इज सेड टू बी, मतलब एक एक सीढ़ी बढ़ रहे हैं हम, एक एक सीढ़ी एक एक पड़ाव आगे जा रहे हैं। जैसे 12th पास की तो हम बोलते हैं हमने स्कूलिंग कंप्लीट की, देन हमने ग्रेजुएशन पास की तो हम बोलते हैं हम ग्रेजुएट हो गए, है ना। देन पोस्ट ग्रेजुएशन पास की तो हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन हमारी कंप्लीट हो गई। तो ऐसे सीढ़ी हो रही है। तो एक आपके पास सेट था, सेट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड किया तो ग्रुपॉइड बन गया, ठीक है। अब ग्रुपॉइड कोई प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो उसको सेमी ग्रुप बोल देंगे। तो इट्स सेड टू बी सेमी ग्रुप if for
every a comma b comma c belongs to G implies a star b star c is equal to a star b star c। तो आपको ये थोड़ी पहचानी पहचानी प्रॉपर्टी दिख रही होगी, होपफुली आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो अ ग्रुपॉइड मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ, मतलब एक सेट, एक कोई भी सेट क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, तो उसको हम सेमी ग्रुप बोलते हैं। तो दो प्रॉपर्टी है ना, अगर हम सेमी ग्रुप को तोड़ें तो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके पास एंड दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो एक सेट क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एंड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो हम उसको सेमी ग्रुप बोलते हैं। एंड प्लस जो आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इज अ ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टी। तो जैसा ऑपरेशन होगा डिपेंड नहीं करता कि सेट पे, जैसे आपने प्रीवियसली देखा होगा, प्रीवियसली हमने देखा हमारा सेट सेम था, ठीक है, सिर्फ हमने क्या बदला था, बाइनरी ऑपरेशन बदला था। उसी से हमको फर्क देखने को मिला कि एक ग्रुपॉइड है और एक ग्रुपॉइड नहीं है। बट जो यहाँ पे आपका क्या कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है इज ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप चाहे सेट बदल लें नहीं बदलें, बट अगर आपका ऑपरेशन अलाउ करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो आप चाहे कितने भी सेट बदल लो वो रिमेन रहेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता रहेगा। जैसे सेट ऑफ अ रियल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में ले लो, चाहे सेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में ले लो, द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में ले लो, क्योंकि प्लस इज प्लस जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो इसलिए यहाँ पे आप कोई भी सेट ले लो, सब के सब क्या होंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। सिमिलरली विद द मल्टीप्लिकेशन, तो दीज टू आर द some standard binary operation which always satisfy the associative property। तो ऊपर आपको यहाँ सेमी ग्रुप भी समझ में आया होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज मोनोइड। ठीक है, मोनोइड। तो मोनोइड क्या होता है, अ सेमी ग्रुप is said to be monoid if there exists E belongs to the semi group G, let's say semi group का नाम G दे देते हैं, is said to be monoid if there exists E belongs to the G such that E star A is equal to A star E for every A belongs to G। ठीक है, अब ये स्टोरी लिख दी मैंने, अब पहले तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या था, एक सेट था आपके पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड किया, तो क्या बन गया आपका, ग्रुपॉइड बन गया। ठीक है, फिर ग्रुपॉइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड किया, तो क्या बन गया आपका, सेमी ग्रुप बन गया। एंड सेमी ग्रुप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करता है, तो वो क्या बन गया आपका, मोनोइड बन गया। ठीक है, मोनोइड। तो मोनोइड मतलब समझ में आया कि एक सेट, अब मोनोइड का मीनिंग क्या है, तीन चीज होनी चाहिए होल्ड। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन, द सेकेंड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन अगर कोई एक सेट होल्ड करता है विथ रिस्पेक्ट टू सम बाइनरी ऑपरेशन, स्टार, ये स्टार की जगह प्लस माइनस जो भी स्पेसिफिक हो, बट इन जनरल स्टार, तो उस सेट को हम मोनोइड बोलने लगते हैं। ठीक है ना। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं, सेट के अंदर, लेट से सेट है हमारा ये, तो सेट के अंदर 1 2 3 4 एंड सो ऑन,
तो जो उसके अंदर नंबर्स इंसर्ट होंगे वो सभी सब क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं उस सेट के। इतनी बात समझ में आई। तो अब ये बोलना चाह रहा है कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट, इस पूरे में से एक ना एक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। अब किसी चीज को आप कुछ बोल रहे हो कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये नहीं है, है ना, तो आप किसी को कोई एडजेक्टिव से बता रहे हो कि ये होशियार है और ये होशियार नहीं है, तो आपने कुछ एनालिसिस किया होगा कि ये होशियार क्यों है और क्यों नहीं है। कुछ ना कुछ तो एनालिसिस किया होगा ना, मार्क्स अच्छे आए होंगे या उसका आईक्यू अच्छा होगा, उस बेसिस पे तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई की होगी जिस कारण से आप रिजल्ट बता पा रहे हैं कि वो बंदा होशियार है या नहीं। सिमिलरली आप यहाँ पे आइडेंटिटी है या नहीं कोई एक प्रॉपर्टी चेक करेंगे, उससे बताएंगे। तो प्रॉपर्टी सेज कि देयर एग्जिस्ट, हाँ एक और नया मैंने यहाँ पे सिंबल यूज किया है, दिस सिंबल, ठीक है। ये बना कैसे है, ऐसे ऐसे और बीच में से दिस कट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट मतलब इस पूरे में से एक कोई एलिमेंट को मिल जाना, मतलब इस पूरे में से एग्जिस्ट करते, सभी होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, बट इस पूरे में से कम एक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो एटलीस्ट वन की पॉसिबिलिटी कोई ग्रुप के अंदर बिलोंग होती है, तो उसको हम देयर एग्जिस्ट वर्ड से समझते हैं। जैसे इंग्लिश में नॉर्मली देयर एग्जिस्ट मतलब होता है, तो वो यहाँ पे है, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट ई, तो एक ना एक एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट जी के अंदर मिलना ही चाहिए। अगर मिल जाता है तो वो मोनोइड बन जाएगा। अब मिलने के लिए या उसको ढूंढने के लिए हमको ये प्रॉपर्टी करनी होगी। तो ये जो लिखा है मैंने सच डेट है ना, सच डेट, तो सच डेट एसटी से आप डिनोट कर सकते हैं। सच डेट कि वो जो ढूंढा है हमने, वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है कि जब ई स्टार ए करेंगे तो आंसर ए आना चाहिए, ए स्टार ई करेंगे देन ऑल्सो आंसर ई आना चाहिए। और ऐसा सिर्फ एक एलिमेंट के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा जितने भी एलिमेंट, फॉर एवरी लिखा है ना यहाँ पे, फॉर एवरी जितने भी एलिमेंट ग्रुप के अंदर हैं वो सब इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे एक अकेले ई के लिए। तो एग्जाम्पल में देखें तो सेट ऑफ अ इंटीजर ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो आपके पास एक सेट ऑफ अ इंटीजर है विच इज डिनोटेड बाय दिस जेड या फिर ये आई। तो इन जनरल जेड से डिनोट होता है, बट कुछ जगहों पे आई से भी डिनोट होता है। तो सेट ऑफ अ इंटीजर है ये, है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आपने एक सेट ऑफ इंटीजर्स लिया है, बाइनरी ऑपरेशन आपका एडिशन का है, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो इसको सोचने का मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको हम सभी नंबर्स के साथ ऑपरेट करें या सभी नंबर के साथ हम प्लस करें तो हमारा आंसर ना बदले। तो आप देखें 1 + 2 करेंगे तो आपका आंसर बदल के 3 आ गया, ना तो 1 आया ना तो 2 आया। ऐसे ही 3 + 2 करेंगे तो इसका आंसर 5 हो गया, ना तो 5 आया ना तो 2 आया। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको प्लस करने पे एक एटलीस्ट एक नंबर रिपीट हो जाए। तो 0 + 1 करेंगे तो आपको 3 मिल रहा है, 0 + -2 के साथ करेंगे देन ऑल्सो यू विल गेट -2। तो एक 0 ऐसा नंबर है जिसको बाकी सभी इंटीजर्स नंबर्स के साथ आप प्लस करते हैं तो आप, सॉरी 3 लिख दिया, तो आपको नंबर चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई भी एडिशनल वैल्यू उसमें नहीं देखने को मिल रही। 1 से प्लस करेंगे तो 1 आ रहा है, -2 से प्लस करेंगे तो -2 आ रहा है, एंड सो ऑन। तो इसी को जनरलाइज करके हमको लिखना है कि देयर एग्जिस्ट 0 which is belongs to this set of a natural number such that 0 + a, अब यहाँ पे 1 2 3 ऐसे एग्जाम्पल तो लिखेंगे नहीं, तो उसको जनरलाइज कर दिया एक a नंबर्स, a एलिमेंट से, कि वो अगेन आपको क्या दे रहा है, a दे रहा है। सिमिलरली आप a + 0 करेंगे तब भी आपको a मिल रहा है, तो हमारी जो डेफिनेशन थी वो होल्ड हो रही है। और ये a कौन है, ये a वो सभी एलिमेंट हैं जो सेट ऑफ अ इंटीजर के अंदर हैं। तो सभी इंटीजर को 0 के साथ ऑपरेट करते हैं तो a वो एलिमेंट रिपीट हो जाता है। इसका मतलब सेट ऑफ अ इंटीजर का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कौन है, ये 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है।
अब कुछ सेट्स ऐसे होते हैं, कुछ बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी रखते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर हमारा कैसा था, बाकी प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए ना, तो क्लोजर था, हमने देखा था स्टार्टिंग में, ठीक है। बिकॉज प्लस है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होगी, क्योंकि प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। एंड द लास्ट वन जो अभी हमको देखना है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो क्या इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये यहाँ पे ग्रुप आपका क्या कहते हैं सेमी ग्रुप तक तो बन गया, बट क्या ये मोनोइड है, तो ये मोनोइड नहीं है, बिकॉज ऐसा कोई भी नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ई बिलोंग्स टू द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर सच दैट ई प्लस, अब क्योंकि यहाँ पे हमको बाइनरी ऑपरेशन प्लस दिया है तो स्टार को हम प्लस से रिप्लेस करेंगे, ए इक्वल टू में ए एंड a plus e equal to में a for every a belongs to set of a natural number। तो देयर ये डज नॉट एग्जिस्ट का सिंबल है, दिस सिंबल इज फॉर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। देयर एग्जिस्ट और उसको काट दिया तो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी ऐसा ई टाइप का एलिमेंट नहीं मिल रहा है जिसको हम बाकी सभी नेचुरल नंबर के साथ प्लस करें तो हमको वही मिल जाए, क्योंकि जीरो के अलावा कुछ नहीं होता। तो इन जनरल जब भी आपका यहाँ एडिशन होता है तो जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। सिमिलरली वन सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन जनरली डॉट से डिनोट किया जाता है, इस क्लोजर कभी भी कोई भी नेचुरल नंबर का आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अगेन क्या आ जाता है आपका नेचुरल नंबर आ जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज नेगेटिव फ्रैक्शन इरेशनल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए क्लोजर है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है, तो ये क्या बन गया आपका मोनोइड, सॉरी सेमी ग्रुप तक तो हो गया। सेमी ग्रुप के बाद आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो यस देयर एग्जिस्ट वन, वन होता है नेचुरल नंबर के अंदर जो कि बिलोंग करता है किसके अंदर, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर के अंदर, सच दैट वन मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो ए आ जाएगा, सिमिलरली ए मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ तो भी ए आ जाएगा, और ए कौन है, सभी नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, तो इसलिए नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन आपको क्या बन के दिखा, मोनोइड बन के दिख गया। सेट ऑफ अ इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में क्या बनता हुआ दिखा आपको, मोनोइड बनता हुआ दिख गया। तो ये मोनोइड की स्टोरी हो गई। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं द लास्ट वन इज ग्रुप, क्योंकि हम ग्रुप तक पहुंचना है। तो ग्रुप क्या होता है, अ नॉन एम्प्टी सेट, अ नॉन एम्प्टी set, let's say G, is said to be group if with respect to रह गया, a non-empty set G with respect to the binary operation star is said to be a group if it satisfy the following property. The first one is closure property, ठीक है। Second one is associative property. Third one is existence of identity, ठीक है। And the last one is existence of inverse। तो स्टार्टिंग की तीन प्रॉपर्टी तो हमने देख ही ली थी। फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी एम्प्लाइज कि उसका आंसर भी कहाँ से होना चाहिए, जी से होना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए तीन एलिमेंट लेने होते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी एम्प्लाइज ए स्टार बी स्टार सी, ब्रैकेट चेंज करने के बाद भी आंसर ए स्टार बी स्टार सी का मैच कर जाना चाहिए, तो दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी के लिए देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट
E star A equal to में A equal to में A star E for every A belongs to G। इसमें से एक भी वर्ड आप नहीं भूल के आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इतना याद कर लें और इस लाइन को भूल जाएं। नहीं, आपको सब कुछ याद रखना पड़ेगा क्योंकि इन सब के कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है, मीनिंग है। अगर आपने इनमें से कुछ भी मिस किया तो वो जो एक्चुअल जो उसकी कोर मीनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। Now the last one is existence of इनवर्स। तो अब इनवर्स का होना भी जरूरी है उस सेट के अंदर। तो हम उस सेट को यहाँ तक तो सेमी ग्रुप बोल रहे हैं, यहाँ तक में मोनोइड बोल रहे हैं, यहाँ तक सेमी ग्रुप, यहाँ तक में ग्रुपॉइड। तो अगर फोर्थ प्रॉपर्टी तक रीच करता है तो हम उसको ग्रुप बोलेंगे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट A inverse belongs to G for every A belongs to G such that A inverse star A equal to में E equal to में A star A inverse। ठीक है, तो अब कहने का मतलब अब आपको ढूंढना क्या है? E तो आपके पास है ऑलरेडी। जो E है इज द आइडेंटिटी एलिमेंट जो ऑलरेडी है। यहाँ तक पहुंचेंगे तभी आप एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करें, अदरवाइज अगर इनमें से कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं तो वैसे ही वो जब आगे की स्टेज ही नहीं क्वालिफाई कर रहा है तो यहाँ तक कैसे पहुंच पाएगा? ग्रुप तो यूं ही नहीं होगा, तो फिर ये चेक करने वाली बात होती ही नहीं है। ठीक है, तो इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए सबसे मैंडेटरी कंडीशन है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी का यूज होता है। तो अगर आपने कोई आइडेंटिटी ढूंढ ली है और जितने भी ए एलिमेंट है या जितने भी एलिमेंट जी के अंदर हैं उन सब के लिए आपको उसका इनवर्स ढूंढना होगा, सच दैट जब उन दोनों का आप ऑपरेट करें तो आपको आइडेंटिटी मिल जाए। तो अभी आपने देखा था सेट ऑफ अ इंटीजर में प्लस के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट था वो क्या था? जीरो था। ठीक है, ई इंटू जीरो आप प्लस कर रहे थे ए के साथ तो आपको ए मिल जा रहा था फॉर एवरी ए बिलोंग टू द सेट ऑफ अ इंटीजर। ठीक है, अब इसी के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? तो ए इनवर्स ढूंढना है सच दैट ए के साथ ऑपरेट करे तो आंसर जीरो आ जाए। ठीक है, और स्टार की जगह पे भी स्पेसिफिकली हमको यहाँ बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया हुआ है? प्लस प्लस दिया है तो हमने प्लस लिख लिया। तो ऐसे कौन से नंबर है? लेट से ए को 1 मान लो, तो 1 को किसके साथ प्लस करे तो जीरो आ जाएगा? 1 को -1 के साथ प्लस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। एंड ऐसा इसलिए हम कर पा रहे हैं कि जो -1 है वो सेट ऑफ अ इंटीजर के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इसमें दो कंडीशन है देखने वाली। पहली तो जो आप नंबर ढूंढ रहे हैं, जिस भी नंबर को आप इनवर्स बोलने वाले हैं, वो सेट के अंदर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, उसका एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करने पे आइडेंटिटी आना चाहिए। तो हमने देखा इनका ऑपरेशन किया तो आइडेंटिटी आ गया एंड ये नंबर भी सेट ऑफ इंटीजर के अंदर है। इसका मतलब है कि इस 1 के लिए तो इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। बट यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है कि जितने भी एलिमेंट जी के अंदर है उन सब के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करना जरूरी। ये नहीं कि एक के लिए कर गया, दो के लिए कर गया तो ठीक, नहीं, जितने हैं सबके लिए एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आप इमेजिन करके देखिए जितने भी ए होते हैं उन सब के लिए उसका माइनस ऑफ ए सेट ऑफ इंटीजर के अंदर होता ही होता है। जैसे 1 है तो -1 होगा, 2 है तो -2 होगा, तो ऐसे सब कुछ होगा। तो इस कारण से ये कैंसिल होकर हमेशा ही जीरो दे देंगे, जहाँ पे माइनस ऑफ ए हमेशा कहाँ होगा? सेट ऑफ इंटीजर से, क्योंकि जो आप ए है वो कहाँ से ले रहे हैं? सेट ऑफ इंटीजर से ले रहे हैं। इसका मतलब ये जो सेट है विथ रिस्पेक्ट टू द प्लस ऑपरेशन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को होल्ड करता है। तो ये जो सेट है वो सब कुछ होने के बाद ग्रुप भी फॉर्म करता है। अब कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं एक और। तो जैसे कि सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर अगर आप बात करें तो उसके पास आइडेंटिटी तो थी डॉट के रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट में तो आइडेंटिटी ही नहीं थी। तो आइडेंटिटी नहीं थी तो इनवर्स की बात ही नहीं आती। बट डॉट के रिस्पेक्ट में तो वो क्या बन रहा था? यहाँ तक तो रीच कर गया था आपका मोनोइड तक, उसके पास एक आइडेंटिटी देखने को मिली थी विच इज 1।
ठीक है, तो अब देखते हैं ये ग्रुप बनता है या नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सभी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक ऐसे नंबर के साथ जिससे 1 आ जाए। एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिससे हम नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे A2 है, क्योंकि 2 भी नेचुरल नंबर है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो हमको पता है कि ये 1/2 होता है, 1/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ही 1 आता है, अदरवाइज और कोई चॉइस नहीं है कि 2 को मल्टीप्लाई करें किसी नंबर के साथ और 1 आ जाए। ठीक है, बट क्या 1/2 नेचुरल नंबर है, तो 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस कारण से एक एलिमेंट आपको ऐसा मिला नेचुरल नंबर का जिसके पास इनवर्स नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट हैव इनवर्स, जिसके पास इनवर्स नहीं है। और हमको तो सभी एलिमेंट के लिए इनवर्स ढूंढना है, तो अगर एक एलिमेंट के पास भी इनवर्स नहीं है तो स्टोरी खत्म हो जाती है। बट यहाँ पे आप देखेंगे कुछ एलिमेंट नेचुरल नंबर के पास होते हैं जिसके पास इनवर्स होता है। लेट्स से 1 एक नेचुरल नंबर है, 1 का 1 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो there exists one belongs to the set of a number such that 1 is the inverse of 1, मतलब खुद का इनवर्स है। 1 का इनवर्स कौन है, 1 है। बट तब हम इसको क्या ग्रुप नहीं बोलेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी होल्ड होना नहीं बोलेंगे, बिकॉज हमारे पास ऐसे कितने सारे नंबर्स हैं जिनके पास इनवर्स नहीं है। तो इस कारण से ये जो आपका नया जो आपने सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिया था इज नॉट अ ग्रुप, मोनोइड है, मोनोइड तक पहुंच गया बट ग्रुप नहीं है। तो ऐसे याद रखना है आपको, क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि which of the following set with respect to the binary operation so and so is monoid, groupoid, सेमी ग्रुप और क्या कहते हैं ग्रुप। तो एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है, तो आप ये डेफिनेशंस याद रखेंगे। इसी तरीके से सोचने का प्रोसेस रखेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ सोचने का प्रोसेस बताया है, और इन एग्जाम्पल से आप वहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो कभी भी प्रूव करना होता है तो जनरलाइजेशन दिखाना होता है, जैसे कि हमने यहाँ जनरलाइज्ड किया है। बट कभी भी आपको डिस्कार्ड करना है या नॉट प्रूव दिखाना है कि ये नहीं है, तो आप एक मात्र एग्जाम्पल से भी अपना काम कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है, एक मतलब तरीका है इसको करने का। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको आपके PYQ में देखने को मिल जाएंगे। तो होपफुली एक बेसिक ऑफ द ग्रुप्स जो डेफिनेशन तक का पार्ट है उस जर्नी को हमने कवर कर लिया है। क्योंकि लेक्चर बहुत लेंदी हो रहा है और इनिशियली मैंने पैटर्न ऑफ द एग्जाम बता दिया था तो बहुत सारा वहाँ टाइम हमारा कवर हो गया था। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉपर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड फास्ट करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी बेसिक और इससे भी क्वेश्चन पहले देखने को मिल चुके हैं तो कुछ एक टॉपिक भी कवर हुआ होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, क्योंकि इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे ग्रुप सेम ही ये जो आपका ग्रुप है रिंग है, एंड आने वाले फ्यूचर में आपका क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और थोड़ा पार्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा, वहाँ सब में ये सब चीज़ें यूज होती है अगर थ्योरी पे जाते हैं तो होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लेक्चर को लाइक कीजिए, और क्या जानना चाहते हैं और क्या इम्प्रूवमेंट है या और कोई क्वेश्चन आपके डाउट्स में है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।